तो आज का हमारा टॉपिक है पंचायतों का वर्तमान स्वरूप उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। और इसमें भी जो हमारा पहला टॉपिक है वह है उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायत संस्थानों के संबंध में विधायी प्रावधान, स्वरूप व शक्तियाँ, पंचायतों में निर्वाचन आरक्षण की व्यवस्था। तो हमारा आज का ये पहला टॉपिक है, इसको हम लोग जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। बात करते हैं सबसे पहले 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, जिसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। एक बार इसको पुनः देख लेते हैं। इस संशोधन द्वारा संविधान में एक भाग 9 तथा 16 अनुच्छेद व एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो आपको याद रखना है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा प्रदान किया गया और इसके द्वारा ही संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया और एक अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और आपको याद रखना है कि भाग 9 में टोटल 16 अनुच्छेदों को जोड़ा गया। यह अधिनियम 25 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। तो कब से लागू हुआ? 25 अप्रैल 1993 से। और इसके अंतर्गत प्रमुख व्यवस्थाएं की गई हैं, उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। बात करते हैं सबसे पहले संरचना। तो संरचना में आप देखेंगे कि गांव सभा यानी कि ग्राम सभा, इसी को ग्राम सभा कहते हैं। इस अधिनियम में प्राथमिक स्तर पर गांव सभा यानी कि ग्राम सभा की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक गांव के सभी वयस्क नागरिकों से मिलकर बनने वाली सभा को गांव सभा, ग्राम सभा का नाम दिया गया है। यानी कि वह सभी नागरिक जो वयस्क हैं, एडल्ट हैं और जो वोटिंग के लिए एलिजिबल हैं, उन नागरिकों से मिलने वाली सभा को ग्राम सभा कहा गया है। इसके बाद देखते हैं त्रिस्तरीय ढांचा। इस अधिनियम में गांव सभा के अतिरिक्त त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की व्यवस्था की गई है। तो ग्राम सभा के अतिरिक्त क्या होगा? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है, जिसमें आप देखेंगे पंचायत राज व्यवस्था के 3 स्तर हैं। ग्राम स्तर पर देखेंगे तो ग्राम पंचायत, वहीं विकास खंड या मध्यवर्ती स्तर की बात की जाए तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, उसका नाम है खंड समिति या फिर इसी को क्षेत्र समिति या पंचायत समिति भी कहा जाता है। और बात करें अंत में जिला स्तर पर आपको जिला पंचायत देखने को मिलेगी। अब हम सेकंड पॉइंट पंचायतों के चुनाव को भी देख लेते हैं। पंचायतों के सभी स्थान पंचायत राज्य क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों से भरे जाएंगे। तो कैसे व्यक्तियों से भरे जाएंगे? जो कि प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए होंगे। इसके बाद देखते हैं, इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को ऐसी रीति से निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और उसको आवंटित स्थानों की संख्या के बीच अनुपात समस्त पंचायत क्षेत्र में यथासाध्य एक ही हो। तो देखिए, पंचायत का क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है, तो उसमें हर स्थान पर जब हम सीटों का आवंटन करेंगे तो इस प्रकार से किया जाएगा कि वहाँ पर जो जनसंख्या है उनका और सीटों का यानी कि जो भी उम्मीदवार होंगे उनका अनुपात एक साथ दे, यानी कि पूरी पंचायत क्षेत्र में एक समान ही सभी स्थानों पर रहना चाहिए। इसके बाद देखते हैं, ग्राम स्तर पर पंचायत का अध्यक्ष ऐसी रीति से चुना जाएगा जो राज्य विधानमंडल विधि द्वारा निर्धारित करे। यानी कि जो ग्राम स्तर पर जो पंचायत का अध्यक्ष यानी कि ग्राम प्रधान होगा, उसको इस विधि से चुना जाएगा जो कि राज्य विधानमंडल द्वारा कानून बनाकर तैयार किया जाएगा। मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष का निर्वाचन उसके सदस्यों द्वारा अपनों में से ही किया जाएगा। तो आप देखेंगे कि जो भी मध्यवर्ती स्तर पर यानी कि पंचायत समिति के अध्यक्ष हो गए या फिर जिला स्तर पर जो पंचायत के अध्यक्ष होंगे, उनका निर्वाचन चुने गए सदस्यों में से ही किया जाएगा। अब इनका जो निर्वाचन होगा, जो मध्यवर्ती स्तर पर और जिला स्तर पर हैं, इनके अध्यक्षों का निर्वाचन आपको याद रखना है कि अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं चुनाव की विधि। पंचायत स्तर पर सभी ग्राम पंचायतों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा। तो जो सभी ग्राम पंचायतें होंगी उनका चुनाव तो प्रत्यक्ष रूप से होगा और जिला पंचायत के स्तर पर अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। तो जिला स्तर पर कैसा होगा? अप्रत्यक्ष होगा और पंचायत स्तर पर प्रत्यक्ष चुनाव होगा। वहीं बात करते हैं मध्यवर्ती स्तर पर, तो मध्यवर्ती स्तर की संस्था के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, यह बात संबंधित राज्य सरकार द्वारा निश्चित की जाएगी। यानी कि जिस भी स्टेट में यह चुनाव होने होंगे, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट इस बात को निश्चित कर सकती है कि जो मध्यवर्ती संस्था है उसके अध्यक्ष का चुनाव कैसे किया जाएगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। तो ये राज्य सरकार पर डिपेंड करता है। इसके बाद अब आरक्षण को देख लेते हैं। ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए गए हैं। ग्राम पंचायतों में कम से कम 1/3
प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। तो आपको याद रखना है कि 1/3 या फिर 33% जो पद हैं वह किसके लिए आरक्षित हैं, वह महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की जो संख्या होगी उनमें भी 1/3% स्थान उन जातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। तो यह भी आपको याद रखना है कि मान लीजिए किसी पंचायत क्षेत्र में SC या ST के लिए रिजर्व्ड है तो उसमें से भी आपको 33% जो सीटें रिजर्व्ड होंगी SC ST के लिए, उसमें भी 33% आपको महिलाओं के लिए रिजर्व्ड करनी होंगी। इसके बाद देखते हैं अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और स्त्रियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था ग्राम पंचायतों में अध्यक्ष के पद, जिसको सरपंच या ग्राम प्रधान भी कहा जाता है, के लिए भी की गई है। तो यानी कि सरपंच के पद के लिए भी महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है और अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए भी यह व्यवस्था लागू होती है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के संबंध में अध्यक्ष पद के लिए उसी अनुपात में स्थान आरक्षित होंगे जिस अनुपात में उस क्षेत्र में उनकी जनसंख्या है। तो जिस प्रकार से SC ST की जनसंख्या उसी प्रकार से उसी के अनुपात में रेशियो में उनके पद आरक्षित होंगे। ग्राम पंचायतों में अध्यक्ष पदों की कुल संख्या के 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। तो जो भी ग्राम पंचायतों में जो अध्यक्ष होंगे उनके 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। प्रत्येक खंड में ग्राम पंचायत के अध्यक्ष पद पर महिलाओं के लिए यह आरक्षण चक्रानुक्रम होगा। तो यह भी आपको याद रखना है कि आरक्षण किस प्रकार होगा, तो आरक्षण बाय रोटेशन यानी कि चक्रानुक्रम से होगा। इसके बाद देखें अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए यह आरक्षण उस अवधि तक प्रभावी होगा जिस अवधि तक अनुच्छेद 334 के अधीन उन्हें आरक्षण प्राप्त है। तो संविधान के अनुच्छेद 334 में जितनी अवधि के लिए SC और ST को आरक्षण दिया गया है, ग्राम पंचायतों में भी उतनी ही अवधि के लिए आरक्षण लागू रहेगा। राज्य विधानमंडल को यह अधिकार होगा कि यदि यह उचित समझे तो ग्राम पंचायत में अध्यक्ष पद पर अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करे। तो यह किसको अधिकार होगा, तो यह राज्य विधानमंडल को अधिकार है कि वह चाहे तो OBC के वर्गों के लिए भी यह आरक्षण दे सकता है ग्राम प्रधान के पद पर। चलिए आगे देखते हैं। अनुसूचित जातियां, जनजातियां या महिलाएं जिनके लिए आरक्षित स्थानों की व्यवस्था की गई है उन्हें सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों से भी चुनाव लड़ने का अधिकार होगा। तो जिन भी लोगों के लिए यह रिजर्वेशन की बात कही गई है तो वह लोग सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों से भी चुनाव लड़ सकते हैं। अब इन सदस्यों की योग्यताएं देख लेते हैं। तो चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। पंचायत का सदस्य निर्वाचित होने के लिए निम्न योग्यताएं आवश्यक होंगी। नागरिक ने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, यानी कि कम से कम वह 21 वर्ष का होना चाहिए। वह व्यक्ति प्रवर्त विधि के अधीन राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। तो जो भी राज्य विधानमंडल के द्वारा तय की गई योग्यता होगी राज्य विधानमंडल का सदस्य बनने के लिए, तो वह योग्यता उस व्यक्ति को रखनी चाहिए। आप देखेंगे तो आयु को छोड़ करके अन्य योग्यताएं जो भी हैं वह उस व्यक्ति के पास होनी चाहिए। यदि वह संबंधित राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि के अधीन पंचायत का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो। तो जैसे किसी भी स्टेट ने अपने लिए स्पेशल कोई भी योग्यताएं निर्धारित की हैं विधि बना करके, तो वह योग्यताएं भी उस व्यक्ति के पास होनी चाहिए, तभी वह सदस्य निर्वाचन के योग्य माना जाएगा। अब कार्यकाल की बात कर लेते हैं। पंचायत राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। तो आपको याद रखना है कि इनका पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसके पूर्व भी उनका विघटन किया जा सकता है यदि उस समय प्रवर्त किसी विधि के अधीन ऐसा उपबंध हो। तो ऐसा कोई उपबंध हो तो 5 वर्ष से पहले भी इन पंचायतों का विघटन किया जा सकता है। किसी पंचायत के गठन के लिए चुनाव का 5 वर्ष की अवधि के पूर्व और विघटन की तिथि से 6 माह की अवधि के समाप्त होने के पूर्व करा लिया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि किसी भी पंचायत का जो चुनाव होगा, जो गठन का चुनाव होगा, वह 5 वर्ष की अवधि से पहले करा लेना चाहिए। और यदि किसी पंचायत का विघटन हो जाता है पहले ही, तो उसका जो चुनाव होगा वह 6 माह के अंदर अंदर करा लेना चाहिए। 7वां पॉइंट है पंचायतों के निर्वाचन। पंचायतों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने और पंचायतों के सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। तो यह सभी किसके कार्य हैं, तो यह सभी कार्य राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। इस कार्य के लिए राज्य में एक राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जा सकती है। तो राज्य में किसकी नियुक्ति की जाएगी, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति। पंचायतों में महिला का आरक्षण।
संविधान के अनुच्छेद 243D में निहित प्रावधानों के अनुसार संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आने वाले सभी स्तरों पर पंचायती राज संस्थानों की 1/3 सीट और अध्यक्ष के 1/3 पद पर महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। तो यह आपको याद रखना है कि चाहे वह बात सदस्यों की हो या फिर अध्यक्षों की हो, महिलाओं के लिए 1/3 पद आरक्षित किए गए हैं। वहीं देखेंगे कि निम्नलिखित राज्यों ने सदस्यों और सरपंचों के बीच महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का कानूनी प्रावधान किया है। तो यह आपको याद रखना है 50% आरक्षण कौन कौन राज्य दे रहे हैं। तो वह हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और उत्तराखंड। इन राज्यों में महिलाओं के लिए 50% यानी कि 1/2 का आरक्षण लागू है। सरकार ने पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण मौजूदा 1/3 से बढ़ाकर 50% करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तदनुसार भारत के संविधान में संशोधन के लिए एक विधेयक संसद में पेश किया गया था। संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण ग्रामीण आबादी के प्रतिशत के आधार पर होगा, न कि कुल आबादी के प्रतिशत के आधार पर। तो SC/ST का जो भी आरक्षण है वह ग्रामीण आबादी के परसेंटेज के अनुसार उनको दिया जाएगा। और जो ये 50% वाला आरक्षण है, इसको लागू करने के लिए संसद में एक विधेयक पेश किया गया था। अब पढ़ने वाले हैं ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों के चुनाव। सबसे पहले बात करते हैं प्रधान का चुनाव। तो ये प्रधान का चुनाव है वह धारा 11(ख)(1) में ग्राम सभा सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा प्रधान का चुनाव किया जाएगा। तो यह आपको याद रखना है कि जो ग्राम सभा के सदस्य होंगे उनके द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा प्रधान का चुनाव किया जाएगा। यदि पंचायत के सामान्य चुनाव में प्रधान का चुनाव नहीं हो पाता है तथा पंचायत के लिए 2/3 इससे कम सदस्य ही चुने जाते हैं, उस दशा में सरकार एक प्रशासनिक समिति बनाएगी जिसकी सदस्य संख्या सरकार तय करेगी। तो यदि पंचायत का जो ग्राम प्रधान है उसका चुनाव नहीं हो पाता है और पंचायत के जितने सदस्य होते हैं उनसे 2/3 से भी कम सदस्यों का चुनाव हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में सरकार एक प्रशासनिक समिति का गठन करेगी जिसकी सदस्य संख्या भी सरकार ही तय करेगी। सरकार एक प्रशासक भी नियुक्त कर सकती है। प्रशासनिक समिति व प्रशासक का कार्यकाल 6 माह से अधिक नहीं होगा। तो आपको याद रखना है कि सरकार क्या है, एक प्रशासक को भी नियुक्त कर सकती है। तो जो प्रशासक होगा और प्रशासक समिति होगी उसका कार्यकाल 6 मंथ का होगा। इस अवधि में ग्राम पंचायत, उसकी समितियों तथा प्रधान के सभी अधिकार इसी में निहित होंगे। तो जो आपका प्रशासक होगा या प्रशासक समिति जो भी बनाएगी सरकार, उसी में जो आपके जो ग्राम पंचायत और समितियों और प्रधान के जो अधिकार होते हैं इन्हीं में निहित होने वाले हैं। बात करते हैं इसके बाद में 6 माह में नियत प्रक्रिया द्वारा पंचायत का गठन किया जाएगा। तो पुनः 6 माह के बाद में एक नियत प्रक्रिया द्वारा नई पंचायत का गठन किया जाएगा। इसके बाद देखेंगे आप ग्राम प्रधान के कार्य एवं अधिकार। ग्राम सभा की एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना व बैठक की कार्यवाही पर नियंत्रण करना। तो ग्राम सभा की बैठक कौन बुलाता है? प्रधान बुलाता है और इस पर नियंत्रण भी प्रधान का रहता है। ग्राम पंचायतों में चल रही विकास योजनाओं, निर्माण कार्य व अन्य कार्यक्रमों की जानकारी रखना, पंचायतों की आर्थिक व्यवस्था और प्रशासन की देखभाल करना तथा इसकी सूचना गाँव वालों को देना, पंचायती राज संबंधी विभिन्न रजिस्टरों का रखरखाव करना, ग्राम पंचायतों द्वारा रखे गए कर्मचारियों की देखभाल करना, ग्राम पंचायत के कार्यों को क्रियान्वित करना व सरकारी कर्मचारियों को आवश्यक सहयोग लेना व सहयोग देना। तो यह सभी कार्य किसके हैं? यह सभी कार्य ग्राम प्रधान के हैं। इसके बाद आप देखेंगे उप प्रधान का चुनाव। उप प्रधान का जो चुनाव है वह धारा 11(1) में उप प्रधान का चुनाव ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा अपने में से ही किया जाएगा। तो ग्राम पंचायत के जो भी सदस्य चुने जाएंगे उन्हीं में से किसी एक को उप प्रधान बनाया जाएगा। यदि उप प्रधान का चुनाव ना हो पाए तो नियत अधिकारी किसी सदस्य को उप प्रधान मनोनीत कर सकता है। यदि मान लीजिए पंचायत के सदस्यों में से उप प्रधान का चुनाव नहीं हो पाता है तो जो भी नियत अधिकारी होगा वह उन सदस्यों में से ही किसी को भी उप प्रधान नियुक्त कर सकता है। प्रधान का त्याग पत्र या उन्हें पद से हटाया जाना धारा 18 में दिया गया है। प्रधान स्वयं जिला पंचायत राज पदाधिकारी को लिखित रूप से अपने पद से त्याग पत्र दे सकेगा। तो प्रधान को यदि अपने पद से त्याग पत्र देना है तो वह लिखित रूप से पंचायत राज अधिकारी को अपना पत्र देगा और
इसके बाद आप देखेंगे कि यदि 7 दिनों के अंदर वह त्यागपत्र वापस नहीं लेगा तो अगले दिन से त्यागपत्र स्वीकृत हो जाएगा। तो 7 दिन का समय है, यदि वापस लेना चाहता है तो ले सकता है, वरना 8वें दिन उसका अपने आप त्यागपत्र जो दिया गया है वह स्वीकृत हो जाएगा और प्रधान का इस्तीफा मंजूर हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे यदि प्रधान ग्राम पंचायत का सदस्य ना रह जाए तो उसका पद खाली हो जाएगा। तो अगर प्रधान जो होगा वह ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं है तो फिर वह प्रधान भी नहीं होगा। ग्राम पंचायत सदस्य खुद लिखकर अपना त्यागपत्र प्रधान को देंगे और 7 दिनों के अंदर वापस नहीं लेने पर वह स्वीकृत हो जाएगा। तो ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं उनको त्यागपत्र किसको देना है, तो वह अपना त्यागपत्र ग्राम प्रधान को लिखित रूप में देंगे।